8। बीरेन्द्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज से उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक आवनोश का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता, इन सबके बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर से नीचे के दांत खोल तेज सिंह की तरफ दिखाया, तब बोला, खबरी भई, राजा को तुमरी सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफा चंपा की टांग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। यह देख सब हैरान हो गए और डरे कि यह पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और बीरेन्द्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देख कर बोले, हम लोगों की जल्दी हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराज यहाँ ना आए इसी तरह सबकी सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और यह कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, जल्दी से, अब बात करने का मौका नहीं रहा। यह कहकर बीरेन्द्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथली कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को बीरेन्द्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू, पर चपला से बोली, यह क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रख कर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस समय बीरेन्द्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई है कि वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, ना मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि यह क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रहीं। इतने में ही बाग के चारों तरफ शोरगुल की आवाज़ें आने लगीं। चपला ने कहा, रंग बुरे नज़र आने लगे। मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही देखते सबकी सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने? इतना कहकर चुप हो रही। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसलिए चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, वहाँ क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ मूठ बदनाम करता है। ना मालूम इस नालायक की जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुँह ना देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसा कमीनापन ना करे। यह सोच हरि सिंह नाम के एक चौबदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर सिंह को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया, क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह ने से पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं? उसने कहा, अभी महल से आए हैं, गुस्से से भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। यह सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा,
क्यों बेक्रूर? बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? यह इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक, गधा, पाजी। तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जैसे कि होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थीं। यह कैफियत देख क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा कर बोला, मुझको तो यह खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुख से साफ आवाज़ नहीं निकलती थी। टूटे टूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसी खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। जीने से ना उम्मीद हो चुका था। डरता हुआ बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। जय सिंह से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका। हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने ही पर छोड़ देता हूँ। आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर तो वजीर होने लायक नहीं है। अब क्या था, लगे 2 तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनको महल के बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मगर मारे गुस्से के रात भर उन्हें नींद न आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठ कर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे यह उम्मीद भी ना रही। मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। यह तेरी ही बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था। जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वह अपना डेरा सरहद पार ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वह दोबारा निकल जाए तो अब की ज़रूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जैसे महल में देख भी ले। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी ज्योतिषी हैं, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहे पूछ लो कि फलां आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जाएगा, वह फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिलाया जाए और वे यहाँ आकर और कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाए। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कोई 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आएं। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांध 2 तेज घोड़े मंगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह दिया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आए तो कह देना कि क्रूर सिंह बहुत बीमार है। बयान 9। सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर से अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुँचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुँचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बना क्रूर सिंह के मकान पर पहुँचे। क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराज पूछे तो कह देना बीमार है, उन लोगों ने एकाएक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कहो अहमद,
तुम कहाँ थे अब तक? नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट कर आया हूँ। यह बताओ कि क्रूर से कहाँ है? सभी ने उसको पूरा पूरा हाल सुनाया और कहा, अब चुनारगढ़ गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊँगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुँचता हूँ। यह कह वहाँ से रवाना हो अपने खेमे में आए और वीरन से सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया, सवेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर हाथ पैर मुँह पर धूल डाले रोते पीटते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुँचे। उनकी हालत देखकर सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है और क्या कहता है? तेज सिंह ने कहा, हुकुम, मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही। अब क्या खाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े की क्या कमाई लाए हो, उनको क्या दूंगा? दुहाई महाराज की, दुहाई दुहाई। बड़ी मुश्किल से सभी ने उसे चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है? चौबदार खबर लाया, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल। तेज सिंह बोला, दुहाई महाराज की, यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया, झूठ बोलता है, मुसलमान सब उसके दोस्त हैं। दुहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए। महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए और बोले, महाराज, क्रूर सिंह घर पर नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुलाओ। हुक्म पाते ही चौबदार गया और बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दुहाई महाराज की, बिना मार खाए ना बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने के पहले ही उस बदनसीब ने बतला दिया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जैसे को क्रूर का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया बयान के बाहर है। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद के बाहर हो जाएं। दूसरा, उसका मकान लूट लिया जाए। तीसरा, उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। चौथा, रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए दे दो कि उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजीब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता। कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हद तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपये आगे रखवा दिया और कहा, ले ले जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया है? इतना तो मेरे जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुल्ला उठा। नकली रामलाल को खजाने की संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देखें कितना उठाता है।
देखते देखते उसने 10,000 रुपये उठा लिए, सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुँह में भी कुछ रुपए भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज के हुक्म की तामील की गई, घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ा। 23 रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे और बोले, आज तो मुनाफा कमा लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बताओ कि लाए कहाँ से। उन्होंने सब हाल कहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि इससे कम ना हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज़्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो इस वक्त कहाँ से लाए। तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनारगढ़ जाऊँगा, देखूँ शैतान का बच्चा वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहा है। बयान 10। क्रूर सिंह की तबाही का हल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता, इन सभी ने भी सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश था, झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया। देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहीं आता और कई कई दिनों तक रहा करता था। जब वह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस में मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त यह भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरन सिंह कोई दो हैं, या नौगढ़ या विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरन सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्ते में मैल पैदा कर दिया। महाराज ने कहा, मैं हैरान हूँ कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर से ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वह चुनारगढ़ में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपनी भरकस बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलात दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेक वक्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया। बयान 11। क्रूर सिंह को बस एक यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारत कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए चुनारगढ़ पहुंचा और शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर नज़र दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए नज़र लेकर हाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूँगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को तखलिए एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया और हाल पूछा। उसने जितनी शिकायत महाराज जयसिंह की करते बने की और यह भी कहा कि लश्कर का इंतज़ाम आजकल बहुत ख़राब है। मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें
तो इस समय विजयगढ़ को फतेह कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रकांता महाराज जैसे की लड़की भी जो खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती, आप ही के साथ लगेगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कह उसने महाराज शिवदत्त को उसने पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, पहले हम अपने एयारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहाँ 6 एयार हैं, जिनमें से 4 एयारों के साथ पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को तुम्हारे साथ कर देते हैं। इन सभी को लेकर तुम जाओ, देखो तो ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। उन एयारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, भगवान दत्त और घसीटा सेन। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण और भगवान दत्त इन चारों को तो जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सेन के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, ड्योरी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं, कहते हैं हम लोग क्रूर सेन के रिश्तेदार हैं। इनके चुनारगढ़ जाने का हाल सुनकर महाराज जैसे ने घर वाल लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है। यह सुनकर क्रूर सेन के होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ हुआ था उन्होंने बयान किया। इसके बाद क्रूर सेन और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है। नाजिम ने पूछा, अहमद? वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वह तो घर पर गया था और कहकर चला गया कि मैं भी चुनारगढ़ जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस मैं समझ गया, वह ज़रूर तेज से होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को भी खबर पहुँचाई होगी। यह सब फसाद उसी का है। यह सुन क्रूर सेन रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोच मत करो। देखो, इसका बदला जैसे से मैं लेता हूँ। तुम उसी शहर में रहो, हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो। रुपए की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सेन ने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सेन ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो ही चुका था। महाराज ने मैं 4 एयार और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ क्रूर सेन और नाजिम को विदा किया। एयार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए, बटुआ एयारी का अपने अपने कंधे से लटका लिया, खंजर बगल में लिया। ज्योतिषी जी ने भी पोती पत्र आदि और कुछ एयारी का सामान ले लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत एयारी भी जानते थे। अब यह शैतान का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। बयान 12। वीरेन सिंह और तेज से नौगढ़ के किले के बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठ शोभा देख रहे थे। एक तरफ से चंद्रप्रभा, दूसरी तरफ से कमरनाशा नदी बहती आई हुई है और किले के नीचे दोनों का संगम हो गया है। जहाँ कुमार और तेज सिंह बैठे हैं, नदी बहुत चौड़ी है और उस पर साखू का बड़ा भारी जंगल है, जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी बोलियों और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंवर वीरेन सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकांता की विरह में मोरों की आवाज़ तीर सी लगती है। मालूम होती है शाम की धीमी धीमी ठंडी हवा लू का काम करती है। चुपचाप बैठे नदी की तरफ देख ऊंची सांस ले रहे हैं। इतने में एक साधु राम रस से रंगी हुई कफनी पहने, रामनंदी तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए, कुछ दूर नदी के किनारे बैठा यह गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनारगढ़ क्रूर बहुरंगी, लाए 4 चितारे, संग में उनके पंडित देवता जो है सगुन बिचारे, इनसे रहना बहुत संभल के रमल चरे अधिकारे, क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी।
यह आवाज़ कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर से उस तरफ देखा। वह साधु भी उन्हीं की तरफ मुँह करके गा रहा था। तेज सिंह को अपनी तरफ देखते दांत निकालकर दिखला दिए और उठ के चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकांता के ध्यान में डूबे हैं। उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं। वे नहीं जानते कि कौन गा रहा है या किधर से आवाज़ आ रही है। एक टक नदी की तरफ देख रहे हैं। तेज सिंह ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या नहीं तो कहो। तेज सिंह ने कहा, उठिए, अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए और उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठे। अब एकांत है, सिवाय इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से पूछा, कहो, क्या कहने को थे? तेज सिंह ने कहा, सुनिए, यह तो आपको मालूम हो ही चुका है कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनारगढ़ गया है। अब उसके वहाँ जाने का क्या नतीजा निकला वह भी सुनिए। वहाँ से शिवदत्त के 4 अय्यार और एक ज्योतिषी को उनके साथ कर दिया है। वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाजिम पहले से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई। ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप संभल कर रहिए। मैं अब काम की फिक्र में जाता हूँ। मुझे यकीन है कि उन यारों में से कोई ना कोई ज़रूर इस तरफ भी आएगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप होशियार रहिएगा और किसी के साथ कहीं न जाइएगा, ना किसी का दिया कुछ खाइएगा, बल्कि इत्र फूल वगैरह भी कुछ कोई दे तो ना सूंघिएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बना के भी वे लोग आएँ तो ताज्जुब नहीं। इस तरह आप मुझको पहचान लीजिएगा। देखिए, मेरी आँख के अंदर नीचे की तरफ यह एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर दिन में चाहे जितनी बार जब भी मैं आपके पास आया करूँगा, इस तिल को छिपे तौर से दिखलाकर अपना परिचय आपको दिया करूँगा। अगर यह काम मैं न करूँ तो समझ लीजिएगा कि धोखा है। और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने समझाई, जिनको खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और तब पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ कि चुनारगढ़ से इतनी मदद इसको मिली है? तेज सिंह ने कहा, किसी तरह मुझको मालूम हो गया। उसका हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछे तो जो मुनासिब हो सो कह दीजिएगा। पहर रात रहे तेज सिंह एयारी के सामान से लैस होकर वहाँ से रवाना हो गए। चपला बाला दबी के लिए मर्दाने भेष में शहर से बाहर निकली। आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई चांदनी देख यकायक जी में आया कि नौगढ़ चलूं और तेज सिंह से मुलाकात करूं। इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की तरफ चली। उधर तेज सिंह अपनी असली सूरत में एयारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की तरफ चले आ रहे थे। इत्तेफाक से दोनों की रास्ते ही में मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया और नज़दीक जाकर अपनी असली बोली में पूछा, कहिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तेज सिंह ने बोली से चपला को पहचाना और कहा, वाह वाह, क्या मौके पर मिल गई, नहीं तो मुझे बड़ी मेहनत तुमसे मिलने के लिए करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी बातें कहनी थी। आओ इस जगह बैठो। एक साफ पत्थर की चट्टान पर दोनों बैठ गए। चपला ने कहा, कहो, वह कौन सी बातें हैं? तेज सिंह ने कहा, सुनो, यह तो तुम जानते ही हो कि क्रूर चुनारगढ़ गया है। अब वहाँ का हाल सुनो। 4 एयार और एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उसके संग कर दिया है और वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मंडली अब भारी हो गई और इधर हम तुम 2 ही हैं, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। वे एयार लोग महाराज जय सिंह को भी पकड़ ले जाएं तो ताज्जुब नहीं। चंद्रकांता के वास्ते तो आए ही हैं। इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करने में चला था।
चपला ने पूछा। फिर अब क्या करना चाहिए? तेज सिंह ने कहा। एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह नए दीवान को पकड़ता हूँ और उसकी सूरत बनाकर दीवान का काम करूँगा। ऐसा करने से फौज और सब नौकर हमारे हुक्म में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूँगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना और जहाँ तक हो सके एक बार मुझसे मिला करना। मैं दीवान तो बना रहूँगा ही, मिलना कुछ मुश्किल न होगा। बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल सिंह के यहाँ मिला करना। मैं उसके घर में ही उसी की तरह रहा करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाई। थोड़ी देर तक चहल रही। इसके बाद चपला अपने महल की तरफ रुखसत हुई। तेज सिंह ने वहाँ की रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंधी की बना कई शीशी इत्र को कमर और 2 एक हाथ में ले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देख हरदयाल सिंह के मकान पर पहुँचे। देखा दीवान साहब लेटे हुए हैं और 2-4 दोस्त सामने बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। तेज सिंह इत्र की शीशियाँ लिए सामने पहुँचे और सलाम कर बैठ गए। तब कहा, लखनऊ का रहने वाला गंधी हूँ। आपका नाम सुनकर आप ही के लायक अच्छे अच्छे इत्र लाया हूँ। यह कह शीशी खोल फाहा बनाने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदिल आदमी थे। इत्र सूंघने लगे और फाहा सूंघ सूंघ अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उसके सब दोस्त बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। तेज सिंह ने सभी को उसी तरह छोड़ हरदयाल सिंह की गठरी बांध पीठ पर लादी और मुँह पर कपड़ा ओढ़ नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझकर न बोला। शहर के बाहर निकल गए और बहुत तेजी के साथ चलकर उस खोए में पहुँचे जहाँ अहमद को कैद किया था। किवाड़ खोलकर अंदर गए और दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहाँ रख मोहर की उनकी अंगूठी उंगली से निकाली। कपड़े भी उतार लिए और बाहर चले आए। बेड़ी डालने और होश में लाने की कोई ज़रूरत न समझी। तुरंत लौटकर विजयगढ़ आकर हरदयाल सिंह की सूरत बनाकर उसके घर पहुँचे। इधर दीवान साहब के भोजन करने का वक्त आ पहुँचा। लौंडी बुलाने आई। देखा कि दीवान साहब तो है नहीं, उनके 4-5 दोस्त गाफिल पड़े हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और यकायक चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुन नौकर और प्यादे आ पहुँचे तथा यह तमाशा देख हैरान हो गए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पता न लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 कल आएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।